वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शीना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो ऑर्गेनाइजिंग का फर्स्ट पार्ट तो हम कर चुके थे, जिसमें मैंने तुम्हें काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी थी। फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा दिया था और भी कई चीज़ें पढ़ा दी थी। ऑर्गेनाइजिंग की पूरी प्रोसेस पढ़ा दी थी। एक क्लास में तुमको वो सारी चीज़ें क्यों नहीं कराई? क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं रहती और मेरे को बहुत जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है, तो मेरे को फिर बाद में गिल्ट होता है कि यार मैं अच्छे से नहीं करा पाई। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल को। पहले हम देखते हैं फॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल की डिफाइन बता देती हूँ। डेलिब्रेटली क्रिएटेड बाय द इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जानबूझ के ये बनाती है। ये जो फॉर्मल इन्वायरमेंट होता है ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैनेजमेंट जानबूझ के ये बनाती है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो फंक्शनल भी हो सकती है और डिविजनल भी हो सकती है। उसको मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि फंक्शनल क्या होता है और डिविजनल क्या होता है। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो फंक्शनल भी हो सकती है और डिविजनल भी हो सकती है, और मैनेजमेंट इसको जानबूझ के बनाती है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें पता होता है कि किसका किससे क्या रिलेशनशिप है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन सुपीरियर है। तो इसमें हम इजीली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। किसी भी डुप्लीकेशन नहीं होता काम का, काम एकदम सीधा सीधा चलता रहता है। यूनिटी ऑफ कमांड होती है। यूनिटी ऑफ कमांड का क्या मतलब है कि यूनिटी ऑफ कमांड अब हमारा चैप्टर 2 से उठ के आ गया यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है मैं बता देती हूँ कि एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक बॉस ही ऑर्डर दे सकता है। अगर 3-4 बॉस या फिर कोई भी उठ के उसे ऑर्डर दे रहा है ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और इस कारण लड़ाइयाँ वगैरह सब होंगी। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड भी इसमें एडवांटेजेस में आ जाती है कि इसमें यूनिटी ऑफ कमांड रहती है, स्टेबिलिटी रहती है। इसमें हमारे गोल्स पूरे होने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सब अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, किसी का किसी से सोशल इंटरेक्शन नहीं है, तो सब अपने इसमें काम पे फोकस कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। डिले होता है डिसीजन मेकिंग में। याद आया चैप्टर 2 से गैंग प्लैंक हो जाता है। ठीक है, पूरी एक प्रोसेस चलती है जिसमें तुम्हें अपनी जब एक नीचे सबऑर्डिनेट को अपनी बात सुपीरियर तक पहुंचानी पड़ती है, तब उसको कितनी जगहों से निकल के पहुंचानी पड़ती है। याद आया? तो ये वही है कि इसमें डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। क्यों? क्योंकि इसमें पूरी फॉर्मेलिटी के साथ हमें काम करना पड़ता है। लेटर देना है तो देना है, इसमें कुछ इनफॉर्मल नहीं हो रहा है। ठीक है, पूरी फॉर्मेलिटी चलेगी तुम्हारी, पूरी फॉर्मल तरीके से होगा काम। तो इसमें डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, क्योंकि ऊपर से आने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है ऑर्डर को, नीचे से अपनी रिक्वेस्ट को पहुंचाने में भी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। रिजिड रहता है। रिजिड का मतलब क्या है कि हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, चीज़ें फ्लेक्सिबल नहीं है। रिजिड हम उसको बोलते हैं जब हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें रिजिडिटी रहती है, क्योंकि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। इसमें जो हमारी सोशल नीड्स होती है कि हमारा कोई दोस्त बने, किसी से हम जाके अपने दुख दर्द बांटे, तो इसमें वो फुलफिल नहीं होती है। तो ये हमने पढ़ ली अपनी फॉर्मल की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम चलते हैं अपने इनफॉर्मल में। इनफॉर्मल इसी का ऑपोजिट हो जाता है। मैंने तुम्हें उसमें क्या कहा था कि उसमें सोशल इंटरेक्शन नहीं होती है, और इसमें सोशल इंटरेक्शन ही होती है, इसलिए इसे इनफॉर्मल कहा जाता है। इसमें क्या होता है? नेटवर्क ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमॉन्ग पीपल। दोस्त बन रहे हैं, ठीक है, किसी को भाई मान लिया, किसी को बहन मान लिया, तो इसमें इंटरेक्शन होती है हमारी। इसमें हमारी सोशल जो नीड्स होती है वो फुलफिल होती है। हम किसी से बात कर सकते हैं, हम किसी से बातचीत कर सकते हैं, हम किसी के साथ घुल मिल सकते हैं। इसमें कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसमें तुम कुछ भी कर लो, ठीक है, किसी से भी किसी की बात करा दो, किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दो, कुछ भी कर लो। इसमें कोई तुम्हारी रिजिडिटी नहीं होती। इसमें सारी चीज़ें जो है वो फ्लेक्सिबल रहती है। इंडिपेंडेंट चैनल होते हैं कम्युनिकेशन के, नॉट डेलिब्रेटली क्रिएटेड ओरिजिनेटेड विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के जैसे नहीं होती है, ये काफ़ी अलग होती है। इसमें हम बातचीत कर रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं। एडवांटेजेस देखें हम तो फास्टर स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। अब हम तुम्हारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तुमने किसी को कोई बात बताई और वो जाके अपने दोस्त को बता रहा है, फिर वो जाके अपने दोस्त को बता रहा है। इंफॉर्मेशन होती है वो फास्टर स्पीड से फैल जाती है, जैसे कि हमने फॉर्मल की डिसएडवांटेज में पढ़ा था कि डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें डिसीजन बन जाते हैं बहुत जल्दी। फास्टर स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन काफ़ी जल्दी फैल जाती है। कोई किसी को बताएगा, फिर कोई किसी को बताएगा। उसमें तो हम सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहे थे, ये तो पूरे सोशल इंटरेक्शन से हो रहा है ना।
तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी जल्दी फैल जाती है। फुलफिल हो जाती है हमारी सोशल नीड्स, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाते हैं। देखो अगर एक टीम खुश है ना, ये सब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, अगर एक टीम खुश है ना तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हेल्प हो जाएगी कि तुम्हारे गोल्स जो है वो फुलफिल जल्दी हो जाए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी टीम खुश है, बंदे काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। अगर तुम उन्हीं को ऐसे पकड़ के जेल में रखोगे ना तो वो नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे से काम। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो इसमें जो र्यूमर्स है वो बहुत जल्दी फैल जाती है। कोई अच्छी भी होती है, कोई बुरी भी होती है, किसी को हर्ट भी होता है और कोई खुश भी होता है। तो इसमें र्यूमर्स बहुत जल्दी फैल जाती है। हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली, अब हम चलते हैं अपने डेलीगेशन पे। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। डेलीगेशन का क्या मतलब है मैं बता देती हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर देना ऊपर से नीचे, उसको हम कहते हैं डेलीगेशन। अब डेलीगेशन में 3 चीज़ों में हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है। डेलीगेशन ही पढ़ रहे हैं अभी हम, तो उसमें हमें 3 चीज़ों में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी में राइट टू कमांड रहती है हमारी, ही सबऑर्डिनेट को। हमारी अथॉरिटी है ना वो ऊपर से नीचे आ रही है, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट के पास आ रही है। यहीं पे अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये हमारा एक ऑब्लिगेशन होता है कि हमने टास्क कंप्लीट करके देना ही देना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म असाइन टास्क, ठीक है। इसका जो ओरिजिन होता है या आता है अथॉरिटी से। जो डेलीगेशन में अथॉरिटी देते हैं वो सारी अथॉरिटी हम सामने वाले को दे देते हैं कि हम तेरे को ये अथॉरिटी दे रहे हैं, तूने काम हमें करके देना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास कब आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास अथॉरिटी से आती है, और अथॉरिटी कहाँ से आती है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से आती है, ठीक है। तो अगर अथॉरिटी का ओरिजिन पूछे तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लिख के आना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूछे तो अपना अथॉरिटी लिख के आना। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कांट बी इंटायरली डेलीगेटेड, वो हम पूरी उसको नहीं सौंप देते हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंटेबल हम ही रहते हैं। अगर उससे कोई गलती हो जाएगी ना, सबऑर्डिनेट से तुम्हारी कोई गलती हो जाएगी और तुम सुपीरियर हो तो तुम जवाबदेही तुम ही हो, तुम ही बॉस को जाके कह सकते हो कि ये गलती इसलिए हुई है, अकाउंटेबल तुम ही रहोगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे चलती है? नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर क्यों चलती है? अथॉरिटी दी है, अथॉरिटी तो ऊपर से नीचे आई पहले, फिर अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको काम पूरा करके देना है उसको। फिर अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी मैंने तुम्हें बताया कि डेलीगेट हल्की सी भी नहीं हो सकती है, ये हम किसी को नहीं दे सकते। अकाउंटेबल, अगर सबऑर्डिनेट से कोई गलती हो रही है तो अकाउंटेबल सुपीरियर ही रहेगा, सबऑर्डिनेट जवाबदेही नहीं है उस चीज़ के लिए, अकाउंटेबल सुपीरियर ही रहेगा, इसलिए अकाउंटेबिलिटी जो है वो डेलीगेट नहीं हो सकती है। अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो ऊपर ही जाती है, ये तो ऊपर से नीचे नहीं आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती है, ये ऊपर ही जाती है, ठीक है। सुपीरियर अपने बॉस को ही बताएगा, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? आंसर देना, किसी को जवाबदेही होना, किसी को जवाब देना, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है, ठीक है। इस और अकाउंटेबिलिटी का ओरिजिन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं दोबारा से बता रही हूँ, अथॉरिटी का ओरिजिन क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओरिजिन क्या होता है? अथॉरिटी। अकाउंटेबिलिटी का ओरिजिन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तभी तुम जवाबदेही हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी तुमसे कोई आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि तुम्हें तो काम मिला ही नहीं है। अब डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर ले, डेलीगेशन में हम अथॉरिटी बांटते हैं, हम काम को बांटते हैं, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन में हम डिसीजन मेकिंग को बांटते हैं। बस डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग, डेलीगेशन अथॉरिटी। अब डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ लेते हैं। स्प्रेडिंग डिसीजन मेकिंग पावर इन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। डिसीजन मेकिंग पावर को ऑर्गेनाइजेशन में बांट देना, उसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम अपने डिसीजन मेकिंग पावर को नहीं बांट रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, बॉस अपने पास रख रहे हैं, तो हम उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी? टॉप मैनेजर्स को, टॉप जो मैनेजमेंट होती है उसको रिलीफ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि देखो अब सब बात कर रहे हैं, अगर हम अपनी बात को बांटते हैं ना तो रिलीफ मिलता है कि हाँ चलो कोई तो है हमारे पास। तो वैसे ही जब वो अपने डिसीजन मेकिंग पावर को बांट देते हैं तो हर एक तरफ से आइडिया आता है, हर कोई सोच के अपना आइडिया देता है। तो टॉप जो मैनेजमेंट होती है उसका थोड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उसकी थोड़ी बढ़ जाती है और उसकी कम हो जाती है, इस करके उनको रिलीफ मिलता है। मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर।
डेवलपमेंट होती है, तुम डिसीजन बना रहे हो, डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। तो मैनेजरियल टैलेंट बिल्ड होता है फ्यूचर के लिए। इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है, बेटर कंट्रोल रहता है, फैसिलिटेट ग्रोथ होती है। मैंने तुम्हें बता दिया कि ग्रोथ होती है इसमें, एम्प्लॉयज़ की भी, ऑर्गेनाइजेशन की भी। इनिशिएटिव अमॉन्ग सबॉर्डिनेट, जो सुपीरियर होते हैं वो चांसेस देते हैं, इनिशिएटिव देते हैं, अपना एक कदम आगे बढ़ाते हैं सबॉर्डिनेट की डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। तो उसको हम बोलते हैं इनिशिएटिव। जब हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं, जब हम कुछ फाइनलाइज करते हैं, कि जब हम किसी चीज़ की तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, तो हम उसको कहते हैं इनिशिएटिव, ठीक है। तो वो अपना कदम बढ़ाते हैं अपने सबॉर्डिनेट की तरफ कि हाँ चलो इनकी भी ग्रोथ होगी और ये भी आगे बढ़ेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन के इम्पोर्टेंस समझ आ गई, ठीक है। ये ऑप्शनल रहती है, ये इतनी ज़्यादा पेपर में नहीं पूछी जाती है, बट तुम फिर भी समझ के चलो। एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन की। कॉस्टली हो जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो इग्नोर कर देते हैं लोग, खुद का ही सोचने लग जाते हैं। चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तुम्हें किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है, मेरे इंस्टा पे आ जाओ या फिर मुझे कमेंट कर दो, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूँगी। आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर जाना, क्योंकि मेरे को नहीं पता लगता कि तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट तुम कमेंट करके जाना, लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करके जाना अगर पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हो तो। नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैं तुम्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ाऊँ, सीधा तुम्हारा 12 चैप्टर, क्योंकि वो बहुत ही आसान चैप्टर है। तो पहले इजी निपटा लेते हैं, फिर आराम से बड़े बड़े करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तुम फ्री बैठे हो, एटलीस्ट तुम ये तो पढ़ो, इजी को तो अपना पक्का बना लो पहले। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।